For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news. नमस्कार, स्वागत है आपका ITV न्यूज़ में। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो राष्ट्रीय सोशल मीडिया इंचार्ज बीजेपी मोर्चा राहुल नागर जी हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। और सबसे प्रमुख बात अगर मैं आपसे करूं बीजेपी के लिहाज से, तो जन आशीर्वाद रैली, क्या ज़रूरत पड़ गई जन आशीर्वाद रैली करने की? ये हमारा भाजपा परिवार कोई ज़रूरत के हिसाब से किसी कार्य को नहीं करता है। ये केवल हमारा एक लोगों के बीच में जाने का जो हमेशा से ध्येय रहा है, उसी को पूरा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पूरी भाजपा सरकार इसके लिए कर्तव्यबद्ध है। उसके लिए हम लोगों ने 212 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में तकरीबन हम लोग 19,500 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा को तय करेंगे। इसमें हम केवल अपने कार्यकर्ता से, जो हम लोगों से इतना लगाव करता है और जो इस भारत माँ के सच्चे सबूत हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं। भाजपा तो केवल हमारा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमें देश की सेवा करने का एक मौका मिला है। तो केवल हम लोग अब लोगों के बीच में जाएंगे और जो भी हमारी जो नीतियां हैं भाजपा सरकार की, उसको हम लोग लोगों के बीच में रखेंगे, और जिससे उनका भी, हमारे कार्यकर्ताओं का मान और भाजपा को सम्मान जो दिया जा रहा है, उसको बीच में लेके सब लोगों का आशीर्वाद लेने का, एक लोगों से कनेक्ट करने का केवल ये एक माध्यम है। क्योंकि हम अभी हमने कोई इलेक्शन के लिए इसको नहीं रखा है, और आप देख रहे हैं अभी को हमारा इलेक्शन का भी वो वादा भी नहीं है। बिल्कुल, आप इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, और अभी इलेक्शन का जैसे आप बोल रहे हैं, इस साल इलेक्शन है भी नहीं, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। लेकिन जिस तरह से हम देखें 27 OBC मंत्री बनाए गए, क्या ये फैक्टर नहीं है कि यूपी चुनाव की हम बात कर सकते हैं, इसमें हम पंजाब चुनाव की बात कर सकते हैं, उत्तराखंड चुनाव की बात कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल लगभग 5 राज्यों में चुनाव है। तो क्या इसको, क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ये मंत्री बनाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं जो एक इलेक्शन फैक्टर हो सकता है, उसके लिहाज से ये चीज़ हो सकती है। क्या मानना है इसमें आपका? अब यदि हमने 27% जो 27 OBC मंत्री हमने बनाए हैं, तो ये हमने किया है, तो ये हमने कोई एक दिन में नहीं कर दिया है। देश जब से आज़ाद हुआ है, 70 साल जब से कांग्रेस का शासन रहा, तो OBC जब भी वहीं था, जो OBC आज भी वहीं है। OBC लगभग 55% जो है आबादी है हमारे देश की OBC, जो कि ज़्यादातर किसान, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, किसान हैं, और जो बुनकर हैं, जो लोग बिल्कुल अपने यानी हाथ से जो कारीगर हैं, उसमें ज़्यादातर OBC लोगों की गिनती आती है। तो हमने तो केवल जो उनका जो क्रेडिट जो उन्हें मिलना चाहिए था वो हमने दिया। अब ये कांग्रेस को करना चाहिए था, परंतु वे इसको करने में नाकाम रहे। केवल वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए OBC को यूज़ करते रहे। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को देखा, और इसकी अनदेखी ना करते हुए हमने लगभग 35% जो डेमोक्रेसी में उनका स्टेक होना चाहिए, वो आज उनको मिला है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें आज 27 OBC मंत्री मिले हैं, जो कि हर एक राज्य से हैं। और इसमें हमने ब्रेन को भी लिया है, इसमें हमने यूथ को भी लिया है, और इसमें हमने एक्सपीरियंस लोगों को भी लिया है। तो हम चाहते हैं कि केवल OBC नहीं, हमने SC ST के लोगों को, पहली बार 12 महिलाएं जो अभी मंत्री बन के आई हैं, ये कांग्रेस भी कर सकती थी, पर उन्होंने क्यों नहीं किया? केवल एक परिवार की पार्टी होने के तहत, और जो अपना उनका मुद्दा रहा है कि खुद ही अपने हाथ में हर एक चीज़ को पावर लेने के लिए उन लोगों ने रखा। परंतु भाजपा का ये मिशन नहीं है। इसमें हर एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो आप देख ही रहे हैं। और 27 OBC के अलावा हमने 2018 में NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, जिसमें कि हर एक राज्य से आप बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं शिकायत कर सकते हैं, एंड इट कैन एक्ट एज ए कोर्ट फॉर देम। तो हर एक व्यक्ति को उसका न्याय मिलेगा। जो न्याय वंचित रहे हैं, अब वो NCBC के द्वारा अपना न्याय की अपील भी कर सकते हैं। जिस तरह से राहुल जी आप महिलाओं की बात कर रहे हैं और यूपी चले हैं, तो यूपी में महिला शक्ति का कार्यक्रम आज कई जगह आयोजित हो रहे हैं, कई महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन फिर भी विपक्ष ये कहता है कि यूपी में महिलाओं के लिए माहौल सेफ नहीं है, डरावना माहौल है, योगी सरकार उतना कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो क्या इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार निशाना साधा जाता रहा है, लगातार निशाने पर रहते हैं योगी जी, और लेकिन फिर भी अगर देखें तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शुरू की हैं। तो क्या ये सिर्फ राजनीति है या बाकी ज़मीनी स्तर पर कुछ हो रहा है?
पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश को हमें एक यशस्वी मुख्यमंत्री मिले हुए हैं, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके काल में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो महिला का सशक्तिकरण तो इतना हुआ है कि उसके अगर आंकड़ा लिया जाए तो तकरीबन हमने 29 लाख महिलाओं को उनके खाते में कोरोना काल में हमने पैसा भेजा गया है। लगभग 1 करोड़ महिलाओं को उससे लाभान्वित हुई हैं। और चाहे वो सुमंगला योजना हो और उज्ज्वला योजना हो, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो और स्वच्छ भारत अभियान हो, जो महिलाओं को जो दरकिनार किया जाता था पहले समय में, उनको अब सशक्तिकरण मिल रहा है। और यदि आप आंकड़ों की बात करें तो 10,000 करीबन बेल रिजेक्ट हुई है, जो गुंडे माफिया जो थे पहले। इससे पहले क्यों नहीं हुआ सपा की सरकार में, इससे पहले बसपा की सरकार में ये सब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग केवल लोभ लालच और सत्ता हथियाने में लगे रहे। इसलिए जनता, उन्हें समझ में आ गया जनता को कि जो व्यक्ति महिलाओं के लिए और ओबीसी समाज के लिए और जो भी व्यक्ति जो नीचे धरातल पे है, उसका जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसके लिए पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण वहाँ पे पूरी तरह हो रहा है। 7 लोगों को डेथ सेंटेंस मिला है, तकरीबन 435 लोगों को तो वहाँ पे आजीवन कारावास दिया गया है महिलाओं के केसों में। लेकिन फिर भी अगर मैं बात कहूँ कि इसी मुद्दे पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस मुद्दे को, तो पूर्व मुख्यमंत्री सपा के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस बार पावर में आ रहे हैं, 4 सीटें हम जीत रहे हैं, 3 छोड़ रहे हैं विपक्ष के लिए। उनका ये कहना था, हालांकि वो इसको मजाक में कह रहे थे कि 4 सीटें जो है सपा जीत रही है, 3 सीटें हम छोड़ने वाले हैं विपक्ष के लिए, क्योंकि हमारा मानना है विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। ज़मीनी स्तर की अगर हम बात करें तो क्या ये माहौल है यूपी में कि योगी सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, लोग क्या वाकई उनसे नाराज़ हैं, क्या लगता है? हमें सपा से कोई अभी कुछ लेना देना नहीं है और मैं अखिलेश यादव जी के ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पहले अपना परिवारवाद में ही फंसे हुए हैं। पहले उसी को अंदरूनी कलह को सुधारें, तब जाके हमारे ऊपर कुछ आरोप लगाएं। और जितने उन्होंने अपने 5 वर्ष में जितने भी सुंदर कांड किए थे, वो जनता से छुपे नहीं हैं। जो घोटाले हुए थे, चाहे वो लैपटॉप घोटाला हो, चाहे वो हाईवे का घोटाला हो, तो ये किसी से छुपे नहीं हैं। और भाजपा जो है पूरी मजबूती से लड़ रही है और सरकार हमारी बन रही है। श्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी और सुनील बंसल जी की संगठन की जो शक्ति है, जो यूथ में हमारा कनेक्ट है, तो हम लोग माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में और आदित्यनाथ जी के साथ मिलकर हम इस सरकार को अवश्य बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत ही अपने आप में एक बार फिर बीजेपी मजबूती से आ रही है वापस, और ये आपका मानना है। लेकिन अगर मैं पश्चिम यूपी की बात करूं राहुल जी, किसानों को लेकर भी कुछ मामला है क्या? किसान इसमें कुछ असर डालेंगे? क्या किसानों के जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, लगातार जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं और बहुत दिनों से वो उनका विरोध जारी है, तो क्या ऐसा माना जाए, क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल हैं, जो दल बना रहे हैं छोटे छोटे, और वो ये बात कह रहे हैं कि पश्चिम यूपी में बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलेंगी या ना भी मिलेंगी, मतलब ये उनका एक प्रेडिक्शन है, उनका एक आकलन है। क्या लगता है पश्चिम यूपी में क्या बीजेपी की स्थिति कमज़ोर हो रही है आपके हिसाब से? नहीं, मेरा ये मानना है कि हम लोग पश्चिमी यूपी में और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसान हमसे विमुख हुआ है। ये केवल जो अंदरूनी ताकतें हैं, जो मार्क्सवादी और ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं और ये जो कुछ यूनियन बना के जो लोग बैठे हैं, वो केवल खुद ही अपनी राजनीति करने के लिए किसानों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर। और हमारे मोदी जी ने साफ कह दिया है कि अगर वो वार्ता करना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए ओपन हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कई बार, हमारे मंत्री जी ने भी मीटिंग्स भी हुई हैं, उन्हें बुलाया है। उन्होंने ये साफ कहा है कि आप 24 घंटे आइए, हमसे वार्तालाप कीजिए। तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसान हमारे देश की नींव है और हम उसका पूरा सम्मान रखते हैं। और अगर वो चाहें कभी भी 24 घंटे हमारे लिए दरवाजे खुले हैं उनके लिए, वो कभी भी चाहें आके बात कर सकते हैं और ऐसा हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। चलिए राहुल जी, एक थोड़ा सा अलग हटके सवाल करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत सारी चर्चाएं हो गई। ओलंपिक में इस बार इंडिया ने बहुत बेहतर किया,
कई सारे मेडल हमारे जो प्लेयर्स थे वो लेकर आए। और ऐसा पहली बार हुआ कि जब हमारे पास इतने सारे मेडल आए, हमारे प्लेयर्स ने अच्छा खेल दिखाया, अच्छा प्रदर्शन किया, मोदी जी भी उनसे मुलाकात की। और इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मोदी जी ने एक कहावत है कि जब जैसा आप बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो 7 पदक जो हमारे देश में आए हैं पहली बार, और जिसमें से नीरज चोपड़ा जी का जो जेवलिन का जो स्वर्ण पदक आया है, ये एथलेटिक्स में पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही गर्व का विषय है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ 2016 में मोदी जी ने नीरज चोपड़ा को उन्होंने उनके मार्गदर्शन में उनको देखा था कि इसको जो जो चीज़ें चाहिए ट्रेनिंग्स को हमारे एथलीट्स को वो दी जाएँ। तो इसका आज फलस्वरूप है जो आज हम पहली बार गोल्ड मेडल जीत पाए हैं। उसके अलावा जो रेसलिंग में हमने सिल्वर मेडल जीता है, रवि दहिया का और बजरंग पूनिया का। और हॉकी में हम लोग ब्रॉन्ज अच्छा किया है हम लोगों ने। तो पहली बार हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो कि डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। और प्लेयर से मिलकर भी कहीं ना कहीं नहीं, प्लेयर से मिलने के लिए वो सबको सम्मान देना चाहते हैं और डायरेक्ट कनेक्ट है उनका लोगों से। तो एक उससे लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है हमारे खिलाड़ियों को, क्योंकि खिलाड़ी मेहनत करता है और उसका दिन होता है तो वो सब कुछ भारत के लिए करता है, वो हम लोगों के लिए करता है। तो ये जब सब हुआ है ये उनकी मेहनत है। और हमारे मोदी जी ने जो जिस तरीके से लोगों को करने का कार्य किया है, तो ये दोबारा आने वाले ओलंपिक्स में देखें हमारे बहुत अच्छे और बहुत स्वर्ण पदक हम लोग लेके आएंगे इसमें। राहुल जी, अमूमन इस बात को लेकर भी बात होती है कि बीजेपी हमेशा सांप्रदायिक राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, कहीं ना कहीं आपस में बांटने की राजनीति करती है। और ये विपक्षी लगातार जो दल हैं वो बीजेपी पे आरोप लगाते रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसा माहौल है, जैसा उनका अंदर जो एक तरह बीजेपी को लेकर जो उनका सोचना है वो यही बताता है कि वो लगातार आरोप लगाते रहेंगे। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से कि क्या वाकई बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है, क्या वाकई जो वर्गों में बांट रही है, या एक बेहतर भारत बनाने की राजनीति कर रही है? देखिए, बीजेपी ने कभी भी लोगों को बांटने की राजनीति कभी नहीं की है। अगर लोगों को बांटने की राजनीति हम लोग करते तो जो हमारी योजनाओं का लाभार्थ है वो केवल हर एक समुदाय के लोगों को, हर एक धर्म के लोगों को मिल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं वो सब धर्म विशेष सब जातियों के लिए है? क्योंकि मोदी जी का केवल ये मानना है कि अंत्योदय जो हमारा जो मानना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो माना था हमारे जनसंघ के, तो हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। तो हमें किसी धर्म या समुदाय तक नहीं पहुंचना है, हमें जो अंतिम व्यक्ति जो इस पायदान पे खड़ा है उस तक सारी की सारी चीज़ें पहुँचें और वो लाभान्वित हो। इसके लिए हमारे सरकार, भाजपा सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। और सारी योजनाएं जो हमारी आ रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, बेटी बढ़ाओ हो, स्वच्छ भारत हो, और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो सबको मिले, ना कि केवल हिंदू या मुस्लिम या किसी और समुदाय को नहीं, ये केवल हर एक व्यक्ति के लिए है। और ये तो छोटी मानसिकता वाली जो राजनीति है ये पार्टी कर रही है, वो करती रहेंगी और हमें इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम केवल जो है व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। और हमारा भाजपा परिवार है और ये पूरा भारत हमारा एक अंग है, पूरा हमारा एक परिवार है। तो उस तरीके से हम लोग हर एक व्यक्ति का अपने साथ लेके चलेंगे। और हाँ, चलिए मैं बात करें राहुल जी, जिस तरह से अफ़गानिस्तान में माहौल चल रहा है, यानी हमारे पड़ोसी मुल्क है, और वहाँ पर जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह का इस समय तस्वीर वहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं, वीडियोज़ निकलकर सामने आ रहे हैं, लोग भागना चाहते हैं, जो है प्लेन पे वो चढ़ जा रहे हैं, और तमाम इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, पहली बार तो ये है जो हमारे देश के अंदर जो ताकतें हैं, जो गलत बयान देते हैं और जो देश को कमज़ोर करने का काम करते हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, उन्हें कुछ इससे सीखना चाहिए। जो आज अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है, तो जिन लोगों को भारत सेफ़ नहीं लगता है ना, उन्हें अफ़गानिस्तान जाके एक बार देखना चाहिए। और वहाँ जाके अगर वो रहना चाहते हैं, एक बार आप जाइए अफ़गानिस्तान, देख के आइए। तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि जो ये हो रहा है अफ़गानिस्तान में, ये गलत है, ये मानवता के लिए बहुत ही शर्मसार चीज़ है। तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड स्टेज पे इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। हमारे मोदी जी इसके लिए आगे बात करेंगे। और पहली बार जो हमने ये वर्ल्ड स्टेज की बात की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पहली बार बोला। तो ये भी एक गर्व का विषय है।
बाकी तालिबान और ये अफ़गानिस्तान जो है, जो इस समय कर रहा है, जो तालिबान अफ़गानिस्तान में, ये बहुत ही गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं। चलिए, अगर आखिर में अगर हम बात करें राहुल जी कि चाइना को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं कि हमें डरा रहा है, वो हमारे देश में अंदर एंटर कर जाता है, कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं उससे, या हम वो जवाब नहीं दे पाते जो देना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? क्या आपको लगता है इस पे? नहीं, भारत इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति पे है जी। क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं इस समय बहुत ही मजबूत हैं और हमारे डिफेंस का बजट भी, अगर आप देखेंगे, जो कांग्रेस के टाइम पे 1.5 लाख था, वो आज 4.5 लाख करोड़ रुपए हमने कर दिया है और इसमें से हमने 1.35 लाख करोड़ नए हथियार खरीदने के लिए करे हैं। 35 राफेल जेट और अन्य जो भी सामग्री है, जो भी आर्टिलरी वेपन्स हैं, वो भी हमारा बिल्कुल जो है अपडेटेड टेक्नोलॉजी का है और हम जो है इस समय सक्षम हैं किसी भी देश को जवाब देने के लिए। रही बात चाइना की, वो हमारा उनसे कुछ झगड़ा नहीं है, परंतु यदि कोई हमारे अंदर घुसपैठ करेगा तो हमें उसको जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और ये हमने काउंटर स्ट्राइक पाकिस्तान को पहले भी दिखा दिया है, जो कभी नहीं हुआ वो हम करने को तैयार हैं। हम जो है किसी भी देश के घुस के अंदर मारेंगे यदि हमें कोई इस तरह से हाँ, जी। इस समय भारत पूरी तरह तैयार है और हमारी सेना पूरी तरह बिल्कुल तैयार है इसके लिए। चलिए राहुल जी, बहुत सारी बातें आपसे की और बहुत सारी चर्चाओं में आपने बड़ा खुलकर बात की, चाहे हम जो है तालिबान के बारे में बात करें, चाहे हम योगी जी के बारे में बात करें। राहुल जी ने बड़े सोच समझकर और बड़े सटीकता से इन सवालों का जवाब दिया। तो आपका इन सब जो हमारी बातचीत हुई इसको लेकर क्या कहना है, क्या मानना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news.